प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीडिंग टू बेसिक स्कूल। आज हम आपको कक्षा 6 की अभ्यास 5B बीजीय व्यंजक में पढ़ाएंगे। तो पहला सवाल है निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखिए। इनको बीजगणित के रूप में लिखना है। पहला खंड है, पहले सवाल का पहला खंड 6 और x का योगफल। ऐसा लिख के इसके आगे बराबर बनाएंगे और लिखना है 6 और x का योगफल। तो 6 प्लस x, 6 और x का योगफल हो गया। योगफल मतलब प्लस। दूसरा, x में से 7 घटाने पर शेष। तो x में से 7 घटाएंगे, x माइनस 7। तीसरा, x का 5 गुना, x गुणा 5, यानी इसको हल करेंगे तो अचर जो हमने बताया था, संख्याएं क्या होती हैं, अचर और जो अंग्रेजी की जितने अक्षर चर। तो अचर आगे और चर पीछे, बीच का गुणा का चिन्ह हटा देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चर अचर के बीच में हमेशा गुणा का चिन्ह होता ही है। बराबर। चौथा है x का 1/3। x का मतलब गुणा 1/3 मतलब 1/3। हल करेंगे तो x/3। सही है। अगला दूसरा सवाल है निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों तथा मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए। तो इसका पहला खंड है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। पहले वृत्त के बारे में जान लेंगे। ये होता है वृत्त। वृत्त का ये क्या है, परिधि। क्या है, परिधि। वृत्त के चारों ओर के इससे क्या कहते हैं, इसे परिधि। ये जो बीच में जहाँ प्रकार की नोक रख के वृत्त बनाते हैं, इसको कहते हैं केंद्र। क्या कहते हैं, केंद्र। वृत्त के केंद्र से परिधि को छूने वाली रेखा, जो रेखाखंड होता है, उसे कहते हैं त्रिज्या। क्या कहते हैं, त्रिज्या। ठीक है। और अगर वृत्त के जो एक सिरे परिधि से आए और केंद्र से होकर परिधि तक जाए, इसे कहते हैं व्यास। ठीक है। अब इसमें क्या है, पहला सवाल है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो सवाल को कैसे हल करेंगे। पहला है वृत्त व्यास। व्यास बराबर क्या है, व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो 2 गुणे त्रिज्या, यही बोल रखा है। व्यास त्रिज्या का दूना होता है, तो व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अब प्रदर्शित करते हैं व्यास को d से, 2 गुणे त्रिज्या को r से। तो इसे लिख देंगे जहाँ d बराबर व्यास और r बराबर त्रिज्या। ये नीचे क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि ऊपर लिखा है मूल संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, इसलिए लिख रहे हैं। ठीक है। दूसरा खंड लिखा है वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। पहले वर्ग लिखा है तो वर्ग के बारे में जान लें क्या होता है। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, के बारे में जान लेंगे। ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। अगर ये a है तो a भी a होगी, a भी a होगी, a भी a होगी, और सभी भुजा बराबर हैं, और सभी भुजाओं के भी आसन्न भुजाओं के बीच में समकोण हो, यानी 90 अंश हो, इसे वर्ग कहते हैं। अब जानेंगे, लिखा हुआ है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होगा, उसकी एक भुजा का 4 गुना होता है। तो एक भुजा 4 गुने भुजा। अब संकेत के रूप में वर्ग का परिमाप उसको कहते हैं एस। प्रदर्शित करेंगे 4 गुणे भुजा को, इसमें ए दे रखा है। सही है, सही है। तो जहाँ लिख देंगे एस बराबर परिमाप, एस हमने परिमाप को माना है, और ए बराबर भुजा, ए भुजा को माना है। ठीक है। तीसरा खंड बोला है आयत का क्षेत्रफल। जब आयत बोला है तो पहले आयत की आकृति जान लेंगे। ऐसी आकृति जिसके आमने सामने भुजाएं बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये अगर ये होगी तो ये भी ये होगी, और ये भुजा इसके बराबर, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, तो ये अगर बी है तो ये भी बी ही होगी। और सभी जो भुजाएं हैं उनके बीच का कोण 90 अंश, यानी आसन्न भुजाओं का कोण क्या होगा, 90 अंश। तो ये भी 90 अंश, ये भी 90 अंश, चारों 90। अब पढ़ेंगे आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या देखा है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखी है, तो क्षेत्रफल को कम क्या प्रस्तुत करेंगे, a। सही है। और लंबाई को यहाँ पर लंबाई में हमने b दे रखा है, तो
बी गुणा ए, चाहे ऐसे लिखेंगे ए बराबर ए बी, आगे पीछे कर लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं। जहाँ ए बराबर क्षेत्रफल, जहाँ ए क्या माना है क्षेत्रफल, और छोटा ए बराबर क्या है, यहाँ पर क्या है चौड़ाई, छोटा ए बराबर चौड़ाई और छोटा बी बराबर लंबाई, जो हमने माना है उस हिसाब से यहाँ लिख दिया। ठीक है, अगला सवाल चौथा सवाल है लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। तो लाभ बराबर क्या लिखेंगे, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये लाभ विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य के बराबर अंतर के बराबर, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य के अंतर हो गया बराबर होता है। जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा, जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक होगा तभी तो फायदा होगा, तभी लाभ निकलेगा ये। ठीक है, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, जो चीज़ जितने रुपए में बेची जाती है वो विक्रय मूल्य होता है उस वस्तु का। और क्रय मूल्य जो वस्तु जितने रुपए में बेचने के लिए खरीदी जाती है, एक दुकानदार जितने में खरीद के लेके आता है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अब इसको लाभ को दिखाएंगे P और विक्रय मूल्य को S P और क्रय मूल्य को C P। तो यहाँ लिख देंगे जहाँ P बराबर लाभ कामा SP बराबर क्या है विक्रय मूल्य, SP मतलब सेलिंग प्राइस, और CP मतलब कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, C को क्रय मूल्य बोला गया है। ठीक है, ये जो इनका अंग्रेजी होता है उनका पहला अक्षर यहाँ पर लिख देते हैं, सही है। एक हल करेंगे इसको, एक टोकरी में आम, एक टोकरी में आम बराबर 50, और दूसरी टोकरी में x आम, तो दूसरी टोकरी में आम बराबर x। पहली टोकरी के एक टोकरी के आम है 50, दूसरी टोकरी में x लिख लिया। पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं, इन्हें कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक है, जब इन्होंने ये बात कही है तो जाहिर सी बात है पहले में अधिक होंगे, तभी तो पूछा है। तो लिखेंगे पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से अधिक आम, कितने आम अधिक होंगे, यानी पहली में दूसरे से अधिक है, तो कहें पहली में से जो अधिक है पहली में से दूसरे के घटा दो, पता लग जाएगा कितने अधिक हैं। अगर पहली में 70 है दूसरे में अगर 20 है तो 70 माइनस 20 पता लग जाएगा कि 50 अधिक है। लेकिन यहाँ पर दूसरे में पता नहीं कितने हैं, पता नहीं तो पहले में 50 लिख दिए माइनस दूसरे में जितने हैं उतने कम कर दीजिए। ठीक है, तो आम अधिक है, बस यही करना है। अगला बी खंड है, एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, तो इसको हल लिखेंगे विद्यालय में कुल छात्र, विद्यालय में कुल छात्र बराबर 100। यानी जो वाक्य लिखा जाता है उससे एक ऐसा प्रश्न बनाते हैं उसका उत्तर बराबर करके लिखते हैं। विद्यालय में कुल छात्र बराबर 100, जिनमें से x छात्र अनुपस्थित हो गए, तो विद्यालय में अनुपस्थित छात्र, विद्यालय में अनुपस्थित छात्र बराबर x, 100 थे x अनुपस्थित हो गए, तो उपस्थित छात्रों की संख्या, विद्यालय में उपस्थित छात्रों की संख्या। अब जान लीजिए इसे, विद्यालय में यानी स्कूल में 100 छात्र हैं, x अनुपस्थित है मतलब एब्सेंट है, तो बचे कितने, उपस्थित कितने हैं, 100 में से जो गायब हैं वो घटा दो, 100 माइनस x, तो उपस्थित वाले पता लग गए कितने हैं। 100 में से जो अनुपस्थित हैं वो घटा देंगे, पता लग जाएंगे कितने उपस्थित हैं। ठीक है, अगला संलग्न चित्र में, संलग्न मतलब जो इसके साथ लगा हुआ है, चित्र में आयत, ये आयत है, देखो इसकी ये भुजा इसके बराबर है, आमने सामने भुजा ये भुजा इसके बराबर है, यानी इसके आमने सामने भुजाएं बराबर है कि नहीं है, तो भुजाएं आयत की भुजाएं x मीटर और y मीटर हैं। ठीक है, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप का सूत्र होता है, देखो बेटा परिमाप किसे कहते हैं, परिमाप मतलब चारों ओर की
माप। अगर सूत्र भूल जाएंगे तो ऐसे ध्यान रखेंगे, चारों ये एक्स मीटर तो ये भी एक्स मीटर होगी, और ये बाई मीटर है तो ये भी बाई मीटर होगी, क्योंकि आयत में आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं। अगर आयत के परिमाप का अगर आप सूत्र भूल जाएंगे तो कैसे याद करेंगे, आप चारों ओर की माप जो है वो जोड़ दीजिए, किसी भी आकृति का परिमाप निकल आएगा। लेकिन हमें सूत्र पता है यहाँ पर, तो आयत का परिमाप क्या है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई को ला से और चौड़ाई को चौ लिख के ऐसे लिख देते हैं। 2 ब्रैकेट, लंबाई कितना है, लंबाई कितना है एक्स मीटर, एक्स मीटर प्लस चौड़ाई कितना है बाई मीटर, तो 2 एक्स प्लस बाई रहेगा और मीटर दोनों में कॉमन है तो बाहर रहेगा। तो क्या हो गया, आयत का परिमाप 2 ब्रैकेट में एक्स प्लस बाई मीटर। अगला 5वां सवाल है, एक गुब्बारे का मूल्य एक्स पैसा है, यानी एक गुब्बारे का मूल्य हम हल करके लिखेंगे, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य बराबर क्या है एक्स पैसा। ऐसे 12 गुब्बारे हो तो 12 गुब्बारे का मूल्य, 12 गुब्बारे का मूल्य, जैसे एक गुब्बारा है मान लीजिए एक्स पैसा ने कह दिया, हमने 1 रुपये बोल दिया, सही है। अगर 1 रुपये 12 गुब्बारे को तो 12 गुणे 1, सही है। तो वैसे ही यहाँ पर एक्स गुब्बारे, एक गुब्बारे का एक्स पैसा तो 12 क्या होगा, तो 12 गुणे एक्स, यानी 12 एक्स, चार अचर हैं तो एक गुणा हटा दो कोई दिक्कत नहीं, 12 एक्स, सही है। अगला 6वां सवाल है, कक्षा में एक्स विद्यार्थी हैं, तो हल करके लिखेंगे भाषा में, कक्षा में विद्यार्थी, कक्षा में विद्यार्थी बराबर एक्स, आगे के लिखा है, जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं, बालिकाएं हैं बराबर कितनी है 1/4, कक्षा में 1/4 बालिकाएं हैं, तो कक्षा में बालिकाओं की संख्या, कक्षा में बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या की जो कुल बच्चे हैं उसका 1/4 निकाल दो, और 1/4 तो बच्चे हैं तो x का 1/4, यानी x/4, ये हमारी कक्षा में बालिकाएं हैं, ठीक है। अगला 7वां है, संलग्न चित्र, ये इसमें लगा हुआ चित्र है, एक वर्ग है, तो वर्ग मतलब इसकी सभी भुजाएं बराबर हैं, ये a सेंटीमीटर ए भी है तो ए भी a सेंटीमीटर होगी और ए भी a सेंटीमीटर होगी, और ये सब बीच के कोण 90-90 अंश होंगे, ठीक है। ये वर्ग कहते ही ये हमारे दिमाग में ये बात आनी चाहिए। तो वर्ग की भुजाएं ऐसे, वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखेंगे, 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। अब भुजा कितनी दे रखी है ऊपर, इसे मान लीजिए हाल यहाँ पर लिखेंगे इसका भुजा, भुजा कितनी दे रखी है, भुजा बराबर a सेंटीमीटर, तो 4 गुणे a सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो क्या होगा 4a सेंटीमीटर, वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा 4a सेंटीमीटर। परिमाप मतलब चारों ओर की माप जोड़ लेंगे, a 2a 3a और 4a, तब भी ऐसे आ जाएगा सूत्र ना पता हो, ठीक है।